रविशंकर, आपकी मदद से रहमत चाचा की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। वो अपनी आंखों की पट्टियां आपके हाथों से खुलवाना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें लाए हैं। आप आइए। रवि बाबू आ रहे हैं। सलाम रहमत चाचा। रवि बेटे, मेरा तो सिर्फ नाम रहमत है, मगर इस गरीब के लिए रहमत बनकर तुम आए हो। मैंने तुम्हारा नाम सुना था लेकिन सूरत नहीं देखी। सबसे पहले मैं तुम्हारा दीदार करना चाहता हूँ। रवि साहब, इनकी पट्टियां काट दीजिए। अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे। नहीं रहमत चाचा, गलत दुआएं मत दो। उम्र की किताब तो खत्म हो गई, अब ऊपर जाने का वक्त आ गया। नहीं बेटा, ऐसे अच्छे लोग इतनी कम उम्र में इस दुनिया से उठ जाएंगे तो यह दुनिया गुनाहों के बोझ से टूट जाएगी। तुम नहीं मर सकते, नहीं मर। Hey, what's all this? ये सब क्या हो रहा है? इसे यहाँ पर क्यों लाया गया है? सर, वो रहमत चाचा के आंखों का ऑपरेशन हुआ Hey, ये रहमत चाचा वाचा क्या होता है? कहो कि इस बुड्ढे कैदी का ऑपरेशन हुआ है। जी हाँ, ये ऑपरेशन रवि साहब की मदद से हुआ है। पट्टी खुलने के बाद सबसे पहले वो रवि साहब को देखना चाहते थे। रवि साहब, व्हाट ब्लडी नॉनसेंस! जिस कैदी को फांसी की सजा लग रही हो, उसे तुम रवि साहब कह रहे हो? एक असिस्टेंट जेलर होकर कैदियों को साहब और चाचा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? कैदियों को साहब और चाचा कहने में शर्म क्यों आनी चाहिए? कैदी इंसान नहीं होते हैं क्या? नो नो नॉट एट ऑल। इंसान तब जेल के बाहर, जेल में आने के बाद वो सिर्फ कैदी होते हैं। कैदी, अंडरस्टैंड? कैदी भी इंसान होता है जेलर साहब, जिसे हालात मजबूर करते हैं। मजबूरी की आग में जलकर वो गलत कदम उठाता है और वही कदम उसे जेल की कोठरी में पहुंचा देते हैं। मिस्टर, ये तुम्हारा कोई स्टेज नहीं है और ना ही मैं टिकट खरीद कर आया हूं तुम्हारा कोई फैन हो जो तुम्हारा बात नहीं सुनो। और वैसे भी मैं तुम जैसे कैदियों को अपने मुंह नहीं लगाता, और जो कैदी ज्यादा बकवास करता मैं उसे मार मार के उसके जिस्म की खाल उधेड़ देता हूं। Hey, take this rascal back to his cell. Get out. आप ज्यादती कर रहे हैं जेलर साहब, मैं आपसे शराफत से पेश आ रहा हूं। आप हाथापाई कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। You idiot! तुम जेलर किरपाल को जो कैदियों की खाल उतारने में मशहूर है आके दिखाते हो। आप वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तू मुझको कानून सिखाएगा? जेलर साहब, मैं फिर से आपको मना कर रहा हूं जेलर साहब। तू मुझको मना करेगा? मना करेगा? मना करेगा? मना करेगा? जेलर साहब, मेरे ख्याल में ज्यादती आपकी है। Shut up! ले जाओ इसे। डॉक्टर साहब, अगर इस दुनिया में इंसाफ करने वालों का यह हाल होता है और भलाई करने वालों का यह हश्र किया जाता है तो मुझे यहाँ आके नहीं चाहिए। ये सुन के दुनिया देखने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ से ले चलिए, ले चलिए डॉक्टर साहब। साहब, कैदियों के घर से कुछ चिट्ठियां आई हैं, उन्हें ले आकर दे दूं? What nonsense! हम पहले चिट्ठी सुनते हैं, सेंसर करते हैं, उसके बाद चाहे तो कैदियों को सुनाते हैं। एक एक करके सुनाओ। अच्छा। मेरे दिल के राजा, आके मेरा चैन चुरा जा, या मुझे अपने संग ले जा। हाँ, ये जेल है कि मोहब्बत का अखाड़ा? ये लाइन काट दो, आगे पढ़ो। आशा है कि आप जेल में सुख से होंगे, क्योंकि यहाँ की जिंदगी जेल की जिंदगी से बदतर होती जा रही है। हम तो यहाँ सुबह शाम चटनी रोटी खाकर, पानी पीकर अपना जीवन बिता रहे हैं, और सुना है कि आपको वहाँ जेल में रविवार के रविवार अंडे पराठे खिलाए जाते हैं। सोचती हूँ कि पड़ोसन का सर फोड़कर मैं भी जेल में आ जाऊँ। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? जवाब देना, फकत तुम्हारी गुलाबो। हाँ, बकवास है ये चिट्ठी, पढ़ दो इससे। और ये खबर बाहर कैसे पहुंच जाती है कि यहाँ जेल के अंदर हम कैदियों को अंडे और पराठे खिलाते हैं? आज से अंडे और पराठे बंद। मिस्टर रविशंकर, सॉरी, अब मुझसे नहीं जेलर साहब से मिलिए। मेरे प्रोग्राम से काफी फंड जमा हुआ है, अपनी जरूरत के मुताबिक जितना चाहिए मांग लीजिए, और मेरे लिए अपने मन में थोड़ी सी दुआ कीजिए। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कोई मदद मांगने नहीं आई हूँ। मैं आपकी कला की चाहने वाली हूँ, आपकी कदरदान हूँ। कदरदान? इस दुनिया में खूनी एक कातिल का कोई कदरदान नहीं होता, कोई चाहने वाला नहीं होता, सिवाय मौत के। हम जैसे इंसानों को जन्म देकर शायद माएं भी अपने मुकद्दर, अपनी कोख को गुस्सा करती हैं। मगर मैं आपको कातिल नहीं समझती मिस्टर रविशंकर। अच्छा, तो आप मुझे कातिल नहीं समझती? लगता है आप कोई गलत जगह आ गई हैं एमएन साहब। ये सेंट्रल जेल है, कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं, जहां पागलों का दिल रखने के लिए उनसे हमदर्दी दिखाई जाती है। जी नहीं, आप फिर गलत समझ रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ और किससे मिलने आई हूँ। आप हैं कौन? मेरा नाम भारती है। किसने भेजा आपको? किसी ने नहीं, बल्कि मैं खुद आपसे मिलने आई हूँ। सॉरी, ना मैं किसी से मिलना चाहता हूँ,
ना ही बात करना चाहता हूँ। सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मौत आपके पास नहीं आएगी, आप जिंदा रहेंगे। लगता है अब आकाश से किसी देवी का अवतार लेकर आई हैं। हाँ, इंसाफ की देवी का अवतार लेकर आई हूँ। मैं कानून की स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? अदालत में न्याय की कुर्सी पर बैठे कानून के देवताओं ने मेरी मौत का ऐलान कर दिया है। कानून के बड़े बड़े माहिरों ने मेरी जिंदगी के कागज पर मौत के शब्द लिख दिए हैं। और तुम एक मामूली सी कानून की स्टूडेंट जो कानून की एबीसी पढ़ रही हो, उस लिखाई को बदल देना चाहती हो? जाओ, अपना वक्त और मेरी तन्हाई को बर्बाद मत करो। मिस्टर रवि, मैं ये साबित करके रहूंगी कि आप बेकसूर हैं। क्या साबित करेंगे आप? क्या साबित करेंगी? मैंने भरी अदालत में अपनी जबान से खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है। तुमने अपने जुर्म का इकबाल नादानी में किया है। तुम ये सब नहीं जानते हो जो मैं जानती हूँ। तुम मुजरिम नहीं हो। मैंने तुम्हारे केस की फाइल स्टडी की है, इसीलिए मैं तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ तक आई हूँ। और यहीं से वापस चली जाओ और मेरी तलाश छोड़ दो। नहीं, कानून की किताब का पहला उसूल है कि 100 मुजरिम सजा से भले ही बच जाएं, मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये उस कानून का उसूल है जिस पर से तुम्हारा विश्वास उठ चुका है। बट लॉ इज ग्रेट मिस्टर रविशंकर। टू हेल विद योर लॉ एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। चल जाओ यहाँ से। जिस कानून ने तुम्हारे लिए मौत का ऐलान किया है, वही कानून तुम्हारे लिए दोबारा जिंदगी का ऐलान करेगा। तुम जीना चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं ये जान चुकी हूँ कि तुम बेगुनाह हो, इसलिए मैं तुम्हें हरगिज मरने नहीं दूंगी। इंसाफ का खून भले ही हो, लेकिन तुम्हारा खून नहीं होने दूंगी। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मैंने अपने हाथों से राणा का सर तोड़ा था। मैंने इन्हीं आंखों से खून में लथपथ उसे तड़पता देखा था। और जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई तो मेरे सामने उसकी मुर्दा लाश थी। और तुम कहती हो मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, तुमने जो कुछ किया वो झूठ था, गलत था। तुम बेकसूर हो, यही सच्चाई है, यही सेंट्री, take this lady out of my sight. Take this lady out of my sight. Take this lady out of my sight. आओ भारती आओ। हमारी शादी के लिए मैंने तरह तरह के कार्ड्स मंगवाए हैं। आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है, पसंद कर लो। जिंदगी में क्या शादी इतनी अहमियत रखती है? भगवान ने जो जिंदगी दी है उसका मकसद ही शादी है। फिर आप शायद इस जिंदगी का मतलब नहीं समझे जेलर साहब। ये जिंदगी भगवान का दिया हुआ वरदान है, और इस वरदान का मकसद एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटना है। औरत शादी करके अपने पति और बच्चों की देखभाल करती है, उनके दुख सुख की देखभाल करती है। इससे बढ़कर और क्या मकसद हो सकता है? वो तो सिर्फ स्वार्थ होता है, उसमें सुकून इतना नहीं है, मन को शांति नहीं मिलती। आपकी जेल में जो रविशंकर है, उसके जैसे आदर्श लेकर जीने को जिंदगी कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ भारती, तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी तड़प, इतनी हमदर्दी क्यों है? इसलिए कि वो फांसी पर लटकाए जाने वाला एक निर्दोष और बेगुनाह इंसान है। जी नहीं, वो कानून को तोड़ने वाला और फांसी की सजा पाने वाला गुनहगार मुजरिम है। नहीं, कानून ने कुछ गलतियां की और उन्हीं गलतियों के लिए वो अजीम इंसान अपनी जिंदगी की बलि दे रहा है। नॉनसेंस! दरअसल तुमको उससे मिलने की इजाजत देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम आइंदा उससे कभी नहीं मिल सकती। ये अधिकार है तुम्हें। जेल के अधिकारी होने के नाते नहीं, लेकिन तुम्हारे होने वाले पति के नाते जरूर है। बिल्कुल नहीं। अगर वो फांसी के फंदे से ना बच सका तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। उसे इसी महीने फांसी लगने वाली है। मैं उसे बचा कर रहूंगी। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। आप, मेरा नाम भारती है, मैं वकालत पढ़ रही हूँ। आप दयाराम जी की बेटी कल्पना है ना? जी हाँ, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। यस, मैं आपको ढूंढती हुई यहाँ आई हूँ। मुझे आपसे रविशंकर के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है। अब तो वो कहानी खत्म हो गई। अब मालूमात हासिल करके क्या करेंगी आप? उसे तो फांसी की सजा भी सुना दी गई है। उसकी जिंदगी के बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हाँ, मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि रविशंकर बेगुनाह है। मुझे एक बहुत खास गवाह मिला है जिसके जरिए रविशंकर बेगुनाह साबित हो सकता है। अगर आपको इतराज ना हो तो ये मुझे बताइए कि राणा के कत्ल होने से पहले उन दोनों खानदानों में क्या दुश्मनी थी? नीति और अनीति में दुश्मनी कैसी? रवि डिग्री हासिल करके गांव वापस आया। मामा ऊंची तालीम के लिए उसे अमेरिका भेजना चाहते थे। चाची, लगता है रवि शादी हो जाने के बाद बीवी की बजाय इसी गिटार के साथ गृहस्थी चलाएगा। अरे तू क्या इसे गिटार के साथ गृहस्थी चलाने देगी? नहीं चलाने देगी तो इस छचुंदरी से कौन शादी करेगा? हाँ हाँ, तो यहाँ भी कौन मरा जा रहा है तुझ जैसे सूखे बम्बू से शादी करने के लिए? मैं सूखा बम्बू? अभी बताता हूँ। अमेरिका तो पढ़ाई के लिए जा ही रहा हूँ और वापसी में एक मेम भी साथ लेकर आऊंगा। मेम? हाँ। चाची देखो ना क्या बोल रही है। अरे कोई मेम वेम नहीं लाएगा,
तुम लोग स्कूल के बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और मुझे काम की बात करने दो। अच्छा रवि, ये तो बता, तेरे पिता ने तेरे अमेरिका जाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम किया या नहीं? अरे माँ, बिना पैसों के इंतजाम के मैं अमेरिका कैसे जा सकता हूँ? पिताजी ने पैसों का इंतजाम कर रखा है। पैसों का इंतजाम तो ठीक है, लेकिन घर आते समय उन्हें कोई गरीब या जरूरतमंद मिल गया तो तेरे अमेरिका जाने के पैसे कहीं उसके हाथ में न रख दे। दुनिया की सेवा में वो अपने घर का भला हमेशा भूल जाते हैं। कौन दुनिया की सेवा में अपने घर का भला भूल जाता है भाई? आप ही का जिक्र हो रहा था। क्यों? मैंने क्या किया भाई? आपको पता है ना, रवि पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा है। बिल्कुल पता है, और उसकी तैयारी मैंने पहले से ही करके रखी है। पढ़ाई के पूरे खर्चे का पैसा मैंने अपने दोस्त गजेंद्र सिंह के पास अमानत के तौर पर बड़ी हिफाजत से रखवाया है। क्या तुमने मेरे पास 1 लाख रुपया रखवाया था? अब ये नया क्या इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर तुम? कैसी बातें कर रहे हो गजेंद्र सिंह? विक्रम सिंह, तुमने मेरे पास कभी 1 रुपया नहीं रखवाया। लाख रुपया तो बहुत बड़ी बात होती है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों बेईमानी कर रहे हो? दयाराम, तुम बताओ, उस दिन तुम मौजूद थे। तुम्हारे सामने इसे पैसे रखते हुए मुझसे कहा था कि विक्रम सिंह, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे भाई से भी बढ़कर हो। मैं जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी पसीने की कमाई पर आंच नहीं आने दूंगा। और आज ये खुद उस कमाई को अपनी बेईमानी की आंच से जला रहा है। बता दो, याद दिला दो उसे। हाँ बोलो दयाराम, बोलते क्यों नहीं? बोलो 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 दयाराम। हाँ, सच बोलते हुए डर लगता है ना? अच्छा, गजेंद्र के डर ने तुम्हारी जबान की सच्चाई पर ताले लगा दिए हैं। तुम सच नहीं बोल सकते ना? गजेंद्र, तुम गांव वालों के साथ अन्याय करते करते अब दोस्ती पर भी अन्याय कर रहे हो। अरे उन्हीं पैसों के बल पे तो मैं अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ। उसका भविष्य बर्बाद मत करो। चाहो तो मुझसे बदला ले लो, जिंदगी भर की गुलामी लिखवा लो मुझसे। वाह विक्रम सिंह, वाह! कैसे आंख में आंसू लिए हाथ जोड़ते हुए और कितनी नरमी से बात कर रहे हो। और उस रोज गांव वालों के सामने साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बेईमान हूँ, जालिम हूँ, पापी हूँ। और आज इन आंसुओं के बल पे साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अमानत में खयानत करता हूँ, मैंने तुम्हारे पैसे हजम कर लिए। नहीं विक्रम सिंह, मैं ईमानदार आदमी हूँ। बदनामी का एक छींट आपने दामन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे 1 लाख तो क्या, मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे लिखने को तैयार हूँ, मगर झूठ मत बोलो, मेरे कान झूठ सुनने की आदि नहीं है। क्या नाटक कर रहा है? बकरी की खाल ओढ़े हुए भेड़िए की तरह बातें कर रहा है। मेरी मजबूरी ये है कि मेरा सिर्फ एक गवाह है जो गवाही दे नहीं सकता, इसलिए कि वक्त की लाठी इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखो, सबसे जो बड़ी लाठी है वो ऊपर वाले के हाथ में है, और जिस दिन उसकी लाठी चलेगी ना, उस दिन तू सूखे घास के तिनकों की तरह बिखर जाएगा। अरे दुनिया से नहीं तो कम से कम उससे तो डर। मुझे धमका रहा है तू? अरे तू चाहे तो मैं भगवान के सामने कसम खा सकता हूँ। पत्थर आगे ला। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे विक्रम सिंह ने कोई पैसे नहीं दिए। तूने भगवान की आरती का मजाक उड़ाया है। यही आरती तुझे जलाकर खाक कर देगी। पिताजी, 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 पिताजी! बड़ा अन्याय हो गया बेटा। एक सांप को दोस्त समझकर मैंने उसके पास तुम्हारा भविष्य अमानत के तौर पे रखा था, लेकिन उस सांप ने तुम्हारे भविष्य को डस कर उसे खा लिया। बेटा मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर। ये क्या है? क्या नौसर लगा रखी है? ये मेरा घर है या शमशान घाट? पत्थर, इस लाश को घसीट के बाहर बैठो। गजेंद्र सिंह, आज अपने बाप की लाश कंधे पर लेके जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इनकी चिता से अगर तेरे घर को आंख ना लगा दूं, तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। और ये बात तू याद रखना। बेचारा विक्रम सिंह अब तक जलकर राख का ढेर बन चुका होगा। अब क्या करें? जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और जब इंसाफ की आवाज उठाने वाले की मौत आती है तो गजेंद्र सिंह की तरफ भागता है। जाने दो भैया, आपका नाम गजेंद्र है। गजेंद्र यानी हाथी, और हाथी जब चलता है तो उसके पांव के नीचे चूहे, बिल्ली, कुत्ते के पिल्ले कुचल ही जाते हैं, लेकिन हाथी ऐसे मामूली जानवरों की मौत का जिक्र हरगिज नहीं करता। मगर इस बार जिसे आपने कुचल डाला है वो मामूली जानवर नहीं है, कयामत है, और उसका बेटा रवि ज्वालामुखी है। वो आग के सैलाब की तरह आएगा और सब कुछ जलाकर चला जाएगा। अरे जा, वो क्या जलाएगा? मैं उसे उसके बाप की तरह जलाकर राख का ढेर बनाकर रख दूंगा।
इंसानों की चिता की आग पर खाना पकाकर खाने वाले गजेंद्र सिंह, तेरी इन सजी हुई प्लेटों में सजे हुए खाने का जायका बढ़ाने के लिए खास चीज लाया हूं। देखा, ये मेरे बाप के जले हुए शरीर की राख है। उसकी जिंदगी तू चाट गया, अब उसकी राख भी चाट कर देख कितना मजा आता है। रवि! भाग मत! भाई के जुल्म से मारे हुए इंसानों की हड्डियां चबाने वाले कुत्ते, या तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा। तू जानता है सब कहां खड़ा है? हाँ जानता हूँ गजेंद्र सिंह, इंसानों की खाल दौड़े हुए एक आदमखोर जंगली कुत्ते के घर, इस गांव में रहने वाले राक्षसों के घर। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस वक्त तुम उस रावण, उस राक्षस के घर खड़े हो जिसे बूढ़ों की नहीं जवानों की राख चाहिए। जवानों की राख चाहिए? तो फिर किसकी राख पेश करूं? तेरे भाई की या तेरे बेटे की? रविशंकर! हाँ गजेंद्र, तेरे गुरूर का सर टूटने वाला है, तेरे अधिकारों की अर्थी उठने वाली है। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरा बाप, मेरा सब कुछ। और अब सबसे पहले मैं तुझे दिखाता हूं कि खोई हुई रकम कैसे हासिल की जाती है। मैं तेरे मौसमी के बाग में जा रहा हूं, अगर किसी माई के लाल में दम हो तो मुझे रोक लेना। भैया, इससे पहले कि बिल्ली के नाखून शेर के बन जाएं, उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक देना बेहतर है। गजेंद्र, देख, मैं अपने बाप की रकम की पहली किस्त लिए जा रहा हूं। बार बार आऊंगा और हर बार लेकर जाऊंगा। हाँ? जीजा जी, ये बाग मौसम्बी का है कि जूतों का? क्या मतलब है तेरा? बड़ा कस के जूता मार गया है। क्या कहा? सुअर? चढ़े! आया भैया। जी भैया।
बेटी की जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए जीजा जी। उसने उसने रवि से प्यार किया और वो उसी से शादी करना चाहती है। सिर्फ प्यार किया है ना, कुछ और तो नहीं किया। कोई बात नहीं। अरे तेरी बेटी ने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा, जब हम जैसे अजीम उश्शान इंसान की बहू बनने जा रही है। इसलिए ये घटिया आंसू बहाकर अपनी बेटी की तकदीर की लिखाई खराब मत कर। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। अगर रवि को शादी के बारे में मालूम हो गया तो कयामत बचा देगा वो। अरे हम खुद कयामत हैं, हमारे सामने वो लौंडा क्या कयामत मचाएगा। और क्या, वो इस वक्त अस्पताल में जख्मी पड़ा तड़प रहा होगा, और मान लो अगर वो आ भी गया तो मैं उसका खून बहाकर मेहंदी की तरह तेरी बेटी के पाँव में लगा दूंगा। बस बहस बंद। चल चलो चल। मैं कहता हूँ चलो। रवि बाबू बड़ा आनंद हो गया। क्या हुआ? तुम्हारे अस्पताल दाखिल होते ही गजेंद्र सिंह को बड़ा सुनहरा मौका मिल गया। वो कल्पना की शादी जबरदस्ती अपने पागल बेटे से करवा रहा है। अरे ओ पंडित, पूरी रामायण आज ही पड़ेगा क्या? जल्दी कर, शुभ घड़ी गुजरती जा रही है। ठीक है ठाकुर साहब। हाँ जल्दी कर। बधू की मांग में सिंदूर भरो। रवि! अबे वो मोची की औलाद, उठ यहाँ से। अब अपनी आंखों से देखना, मैं इसी मुहूर्त में इसी जगह कल्पना से शादी करूंगा। देखता हूँ किस माई के लाल में मुझे रोकने की हिम्मत है। अरे मुझ में रोकने की हिम्मत है? कल्पना सियानी हो गई है, उसकी पसंद के खिलाफ शादी करना जुल्म है। अरे इसको क्या मालूम ये बच्ची है? मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ। रवि से शादी करने का फैसला मेरा अपना फैसला है। रवि, कल्पना का हाथ छोड़ दे, मैं कहता हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा। रवि जल्दी आओ, माँ बेहोश हो गई, इन्हें अस्पताल ले चलो जल्दी। रवि अच्छा, तो इसका मतलब राना का खून उसी दिन हुआ। हाँ। इसके बाद की कहानी मुझे मालूम है। अच्छा मैं चलती हूँ। साले जीजा जी, कौन है ये लौंडिया जो हमें ऐसी खा जाने वाली आंखों से घूर घूर के देख रही है? जीजा जी, अगर गांव का कोई मर्द एक बार आपको देख ले तो साले को मलेरिया का बुखार आ जाता है। मगर कमाल है, ये एक मामूली सी लड़की की इतनी हिम्मत कि आपको खा जाने वाली आंखों से देख रही है। या तो इसकी आंखें नकली है, या गांव में नहीं आई है, या आपको पहचानती नहीं है। पहचानने की क्या जरूरत है? दुनिया में जितने भी लोग शेर से डरते हैं वो क्या शेर के रिश्तेदार होते हैं या शेर के गांव के रहने वाले होते हैं? ए लड़की, अपनी गाड़ी पीछे कर। जब हमारी सवारी गुजर जाएगी तब अपना रथ आगे बढ़ाना। मुझे कदम पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ाने की आदत है। बहुत ऊंची आवाज में बोलती है। चले गंगाराम, गाड़ी आगे बढ़ा और कुचल डालो उसकी गाड़ी को। अरे ठहरिए जीजा जी, घोड़ा गाड़ी कभी मोटर कार को कुचल सकती है क्या? आपके भेजे में जब भी गुस्से की भट्टी जलती है आपको इतना भी याद नहीं रहता कि कुत्ते को शेर से नहीं लड़वाना चाहिए, वरना बेचारा खाम मारा जाएगा। ये कोई अनाज की बोरी थोड़ी है कि चक्की में डालते गेहूं की तरफ इसके निकल जाएगी। बेहतर यही है कि हम ही अपनी गाड़ी पीछे ले लें। अगर हमने अपनी गाड़ी पीछे हटा ली तो उसका मतलब ये होगा कि हमने सर झुकाकर हार मान ली, और सर झुकाना हमारी आदत नहीं है। और मगरूर का सर झुकाना मेरी आदत है। अरे कहाँ ले जा रहा है? साले, हाँ, जी जीजा जी। किसी ने देखा तो नहीं? मुझे तो लगता है पूरे गांव ने देख लिया। नमस्ते सरकार। जी, ये लड़की कौन थी? कोई वकील है, दयाराम जी के घर गए। हाँ? दयाराम जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा है?
नहीं जीजा जी, मैं आपसे पूछे बगैर माचिस नहीं जला सकता, साजिश तो दूर की बात है। तो फिर ये लड़की क्यों आई थी? वो हो सकता है कि अदालत ने रवि की फांसी की सजा इसी महीने पक्की कर दी और वो इसकी खबर देने मेरे घर गई हो। लेकिन एक बात अपने दिमाग की दीवार पे कील ठोक के लटका दे कि अगर मेरे खिलाफ कोई चाल चली की कोशिश की तो जिंदा चक्की में डलवा दूंगा, घुन लगे गेहूं की तरफ पिस जाएगा और हर जन्म में आटा ही बन के पैदा होता रहेगा। समझ गया? बिल्कुल समझ गया। चले चल। रवि साहब, कोई मिलना है आपसे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, किसी को मुझसे मिलने की इजाजत ना दी जाए। कोई बहुत जरूरी काम है उसे आपसे। मिलने वाले का नाम नारायण है। नारायण? रवि बाबू। नारायण, मरने वाले को आखिरी बार देखने आए हो। मैं तो सोचता था कि जाने फांसी से पहले तुमसे मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन तुम खुद आ गए। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। ये बहन मेरे को यहाँ ले आई। ओ भारती देवी, आप जो कुछ भी कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप दिए में तेल डालने की कोशिश कर रही हैं, मगर उस दिए की बत्ती हवा के झोंकों के सामने है, उसे बुझने से कोई नहीं रोक सकता। भारती बहन जो कह रही हो बिल्कुल सच कह रही है रवि बाबू। अरे पगले, तू भी इनकी बातों पर विश्वास करके ये कहने आया है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया? हाँ रवि बाबू, तुम्हारा जैसा इंसान मुजरिम हो ही नहीं सकता। सदा सबको प्यार बांटने वाला आज खुद मौत के अंधेरे में डूब जाए, जबरदस्ती फांसी पर चढ़ जाए, ये हम कैसे सह सकते? मैं हमेशा अकेला बैठकर रोया करता था, मजबूर जो था ना। लेकिन अब ये बहन जो मिल गई है, तो जाने कहां से हिम्मत सी आ गई है। मेरा दिल कहता है जरूर छुपाएगी तुम्हें रवि बाबू, ये जरूर छुपाएगी। और एक एक जो सच्चाई जो हमें मालूम है, वो चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को, सबको, पुलिस को, कचहरी को, सबको बता देंगे। अब हम किसी से नहीं डरेंगे रवि बाबू, किसी से नहीं डरेंगे। रविशंकर, आप एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए तो आपको कानून से इंसाफ मिलेगा। इस केस के सिलसिले में मैं आपके गांव गई थी, वहां कल्पना से मिली। प्लीज इस मामले में आप मेरे साथ दीजिए। रविशंकर, आने वाले संडे को तुम्हारा प्रोग्राम है और इसी महीने की आने वाली 21 तारीख को तुमको फांसी भी लगने वाली है। मतलब ये तुम्हारा आखिरी प्रोग्राम है। सॉरी मिस भारती, इनको बचाने की तुम जितनी भी कोशिशें कर रही हो, उन सब कोशिशों का अंत 21 तारीख को हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? दिल नहीं करता। क्या बकवास कर रहे हो? सब कैदियों का एक साथ खाना खाने में दिल नहीं कर रहा है। बताओ तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? रवि बाबू को फांसी होने वाली है ना साहब? हाँ, 21 तारीख को। फिर इस फांसी को रुकवा दीजिए साहब, वरना हम में से कोई भी अनाज का दाना तक नहीं छुएगा। वो फांसी पे लटक के मर जाएंगे साहब, और हम भूख हड़ताल करके मर जाएंगे। बकवास नहीं। जेलर कृपाल जो कैदियों की खाल उतारने में मशहूर है, उसकी जेल के अंदर सिर्फ कैदी होते हैं और कैदियों के मुंह में जबान नहीं होती। चलो अपनी अपनी प्लेट उठाओ और खाना शुरू करो, नहीं तो मार मार के एक एक की खाल उतार दूंगा मैं। जो कुछ भी करना है कर लीजिए साहब, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएगा? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। जेलर साहब, अपने जुर्म की सजा तो ये लोग जेल में भुगत रहे हैं, फिर इन्हें जानवरों की तरह मारने का आपको क्या हक है? कैदियों के जज्बात को इस तरह से भड़काकर तुम अपनी फांसी को मंसूख करवाना चाहते हो? अरे जेल के कैदी तो क्या, अगर सारी हिंदुस्तान की जनता भी अपनी प्लेटों को नीचे रख के सड़कों पे बैठ के भूख हड़ताल करे, तब भी तुमको फांसी होकर रहेगी। कल तुम्हारा आखिरी प्रोग्राम है और उसके बाद तुम्हारा बाहर जाना भी बंद, और 21 तारीख को तुम्हारी जिंदगी का बही खाता भी बंद। अंडरस्टैंड? अगर आप लोग मेरी आत्मा की शांति चाहते हैं तो अपनी अपनी प्लेट उठाइए और खाना शुरू कर दीजिए। उठाइए। लो रवि बाबू। भाइयों और बहनों, इतने दिनों तक हम और आप रविशंकर के डांस और गानों का मजा लूटते रहे हैं। उसने अपने फन से हम सबका दिल जीत लिया है। मिस्टर रविशंकर, प्लीज कम ऑन द माइक। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम्स देखे, सुने और उसे पसंद किया। एक कलाकार के लिए इससे बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों,
हर इंसान को इस दुनिया में दो सफर तय करने पड़ते हैं, एक जिंदगी का और दूसरा मौत का। जिंदगी का सफर तो खत्म हो रहा है, अब मौत के सफर की तैयारी है। अब लोग तो जानते ही होंगे कि इस महीने की 21 तारीख को मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर भगवान मुझे दूसरा जन्म दे तो उस जन्म में भी इसी तरह अपनी कला से आप लोगों की सेवा करता रहा हूं। मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं आप लोगों की दुआएं लेने के लिए। स्टॉप रविशंकर! खबरदार चला साहब, एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं भारती को गोली मार दूंगा। रविशंकर! आगे नहीं बढ़ना, वरना इस लड़की की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अपने तमाम सिपाहियों से कहो कि अपने अपने हथियार फेंक दें। हरी अप! हथियार फेंको। कम ऑन, लेट्स गो, पकड़ो। इधर बैठिए, जल्दी जल्दी भगा, जल्दी भगाओ, जल्दी चलो। सब चलो, सब चलो। पीछे लगी। ये तो नकली पिस्तौल है, पीछे करो। फास्ट चलो, फास्ट। That way. Back. क्या कर रहा है यार? ये घुमा क्यों रहा है? टैक्सी को रास्ता क्या रोक दिया भाई? हमको बहुत जरूरी काम से जाना, गाड़ी की रोक दी। रवि कहाँ है? रवि, हम तो खुद उसको ढूंढ रहे हैं, हमारी टैक्सी लेकर भाग गया। हम तो रबड़ लिखाने पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे। अच्छा हुआ आप यही मिल गए। रबड़ लिख लीजिए ना, टैक्सी नंबर हमारी टैक्सी हमें दिलवा दीजिए ना। टैक्सी तो तुम्हें दिलवा देंगे, लेकिन टैक्स वसूल करने के बाद बताओ तुम्हारी। देखो साहब, अगर आप ऐसा करोगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। आपको शायद नहीं मालूम, हाई कोर्ट के एक वकील ने हमसे 10,000 रुपए का कर्जा लिया। देखो साहब, हम 10 टैक्सियों के मालिक हैं। अगर हम एक टैक्सी भी बेच दें ना तो 10 दिन के अंदर आपका ट्रांसफर अंडमान निकोबार में हो जाएगा। ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफर करेगा? अरे गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, अरे डीलर साहब क्या हो रहा है? हेलो, हाँ? आप कहां से बोल रहे हैं? काली गुफा से? हाँ, अच्छा, हम अभी पहुंच रहे हैं, फिक्र ना कीजिए। जल्दी करो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। धोखेबाज, बेईमान, तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें एक अच्छा आर्टिस्ट समझकर तुम्हारी कदर करती थी, इसलिए तुम्हारे साथ स्टेज पर एक्टिंग भी की। उसके बदले तुमने मेरे साथ ये धोखा किया, जबरदस्ती विवाह कर लिया। कृपाल, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मिस्टर चिड़र, मुंह से बात करो कानून की जबान में। जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना, या नहीं, समझे? चलो यहाँ से, चलो। योर ऑनर, इस आदमी ने कानून को धोखा दिया है। मरने से पहले गरीबों की मदद करने की अपील करके इसने कानून से हमदर्दी हासिल की है, वो भी इसकी एक चाल थी। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे जो फांसी की सजा दी गई थी उस पर फौरन अमल किया जाए। योर ऑनर, दुनिया की तारीख में इससे पहले कोई औरत मेरी तरह अदालत में खड़ी नहीं हुई। मैं एक हिंदू नारी हूँ। इस इंसान ने मुझसे जबरदस्ती और मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली, और चूंकि कानून इसकी निगरानी का ठीक तौर से बंदोबस्त नहीं कर सका, इसलिए मेरे साथ ये अन्याय हुआ। इस महीने की 21 तारीख को इसे फांसी लगने वाली है, इसलिए मैं अदालत से इंसाफ चाहती हूँ। आप अदालत से क्या इंसाफ चाहती हैं? जिसने मेरी मांग में सिंदूर भरा, जिसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, उस रविशंकर की फांसी की सजा माफ की जाए। ये कैसे हो सकता है मैडम? ये तो गैर कानूनी बात है, ये अन्याय है। और अगर इन्हें आजाद ना किया गया तो ये मेरे साथ अन्याय होगा, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। जज साहब, मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरा कसूर क्या है?
जबरदस्ती पुलिस के सामने मुझे अगवा किया गया। मैं चिल्लाती रही और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। और पुलिस की मौजूदगी में मुझसे जबरदस्ती शादी रचाई गई और अब मुझे कानून और इंसाफ के सामने जबरदस्ती विधवा बनाया जा रहा है। जो कुछ भी हो, चाहे धोखे से सही, लेकिन ये मेरे पति हैं। हिंदुस्तानी औरत पति के मर जाने के बाद इस जीवन में दूसरा ब्याह नहीं करती, कभी नहीं करती। जेठ साहब, आपके कानून को एक मुजरिम को सजा देने का हक है, मगर एक बेगुनाह के जीवन को बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। मैं क्यों सजा भुगतूं? मैं किस लिए जबरदस्ती विधवा बनूं? जबकि यह कसूर मेरा नहीं है, बल्कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट का है, जेलर साहब का है। आप उनकी गलतियों के लिए मैं क्यों बर्बाद हूं? बिना किसी जुर्म मेरी जिंदगी बर्बाद करके इंसाफ बदनाम हो जाएगा। उसे बदनामी से बचा लीजिए। मुझे मेरा सुहाग, मेरा पति लौटा दीजिए, वरना कानून के माथे पर बेइंसाफी का बदनुमा दाग लग जाएगा। ओह माय गॉड, एक दो कड़ी की मामूली औरत इतनी बड़ी चाल चल गई और हम मर्द होकर तमाशा देखते रह गए। सरकार, अगर आप हुक्म दे तो उसे नहीं, बेवकूफी की बात मत करो। हमें फूंक फूंक के कदम उठाना होगा, वरना सब फंस जाएंगे। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। क्या है, तू क्यों रो रहा है? जीजा जी, उस भारतीय को आप सीधी लड़की मत समझिए। आपके बनाए हुए सीधे केस को उल्टा कर रही है। जिस दिन से आपके टांगे के सामने आई थी, उसी दिन से अब शकुन शुरू हो गया। वो आपको धमकियां दे गई थी, या अदालत में सती सावित्री बनकर फरियाद कर रही है। दोगले, मकार, 420, ऐसी दो तरफा बातें करके हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश मत कर, वरना चक्की में डाल के घुन लगे गेहूं की तरफ पिसवा डालूंगा। तू क्या समझता है, अगर वो अदालत जाएगी तो मुकदमा जीत जाएगी? ठाकुर गजेंद्र सिंह अच्छी तरह जानते हैं कि कानून की शतरंज की चाल को किस तरह तोड़ा जाता है। घबराने की कोई बात नहीं। वो लड़की तो बेवकूफ है जो ये सोचती है कि रवि को कानून के पंजे से इतनी आसानी से छुड़वा लाएगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन वो हरामखोर रवि आजादी की आखिरी सीढ़ी पर पहुंच चुका है। इससे पहले कि वो और ऊपर जाए, उसको ऐसे गिराइए कि मौत के मुंह में जाके गिरे। इस काम के लिए जीजा जी आपको 1 लाख रुपए देंगे। अरे मैं बोला हूं ना, तू क्यों जूते में आया कंकर की तरह चुता चला जा रहा है? मैं तो बातों में आपकी मदद कर रहा था। ये मदद कर रहा है? 1 लाख? तू घर चल, बताता हूँ तुझको। अरे आप 1 लाख रुपया दीजिए, फिर देखिए मैं क्या चमत्कार दिखाता हूँ। वो इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी बाहर नहीं आ पाएगा। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चल पहले आप। मिस्टर रविशंकर जी, तुमने श्रीमती भारती देवी से ब्याह क्यों किया? मैंने श्रीमती भारती से ब्याह नहीं किया। अगर तुमने उससे ब्याह नहीं किया तो उससे तुम्हारी जान बख्शी की अपील क्यों की? क्योंकि वो मेरी पत्नी है। What nonsense! अभी तुमने कहा कि तुमने उससे ब्याह नहीं किया और अब तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी पत्नी है। अगर तुमने उससे ब्याह नहीं किया तो वो तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई? मैंने कब कहा कि मैंने ब्याह नहीं किया? मैंने तो ये कहा कि मैंने श्रीमती भारती से ब्याह नहीं किया। तो फिर किससे ब्याह किया? मैंने कुमारी भारती से ब्याह किया। ऑर्डर, ऑर्डर। तुमने कुमारी भारती से ब्याह क्यों किया? क्योंकि मुझे एक श्रीमती की जरूरत थी। तुम ये जानते थे कि तुम मरने वाले हो, फिर भी तुमने उससे ब्याह किया? वकील साहब, आप भी जानते हैं कि एक दिन आप भी मरने वाले हैं, फिर आपने ब्याह क्यों किया? मुझे अपनी मौत की तारीख नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें अपनी मौत की तारीख मालूम है। इस महीने की 21 तारीख को तुम फांसी पर चढ़ने वाले हो, फिर तुमने ब्याह क्यों किया? योर ऑनर, वकील साहब अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, अदालत का अपमान कर रहे हैं। मेरी पत्नी आपसे अपना दामन फैलाकर मेरी जिंदगी की भीख मांग रही है और 21 तारीख को तुम मर जाओगे, ये वकील साहब कह रहे हैं। यह फैसला करने का हक आपको है या इन साहब को है? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप अपना बयान वापस लीजिए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर रविशंकर, मेरा कहने का मतलब यह है कि भारती देवी से तुम्हारा शादी करना एक साजिश है। और मैं कहता हूं कोई साजिश नहीं है। बिल्कुल है। तुमने उसको अगवा किया, उसके साथ जबरदस्ती शादी की और उसके बाद अपनी पत्नी के जरिए अदालत में माफीनामे की अपील दायर करवाकर फांसी की सजा से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। मैं कह रहा हूं नाकाम नहीं, जायज कोशिश कर रहा हूं वकील साहब, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले यह पता चला कि मैंने कोई अपराध नहीं किया था, मैं बेगुनाह हूं और इसलिए मैंने ब्याह किया। अच्छा, तो तुम बेगुनाह हो, मुजरिम नहीं हो। अब ये कोई नया ड्रामा खेला जा रहा है? जी नहीं वकील साहब, ड्रामा तो मेरे साथ खेला गया था और मैं उस ड्रामे का पर्दा उठाकर यह साबित करना चाहता हूं कि मैं खूनी नहीं हूं। तुम खूनी हो या नहीं, उसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ फैसला तो इस बात का करना है कि तुम्हारी पत्नी ने जो तुम्हारी जान बख्शी की अपील की है उसे मंजूर किया जाए या नहीं। तुम्हारे मुकदमे का खात्मा तो कब का हो चुका है। अब उस फैसले का पोस्टमार्टम करना कानून और इंसाफ दोनों के लिए शर्म की बात है। नो मिस्टर प्रोसिक्यूटर, नो। दोनों मुकदमों का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। अगर मैं यह साबित कर दूं कि मैं खूनी नहीं हूं तो जज साहब को मेरी पत्नी श्रीमती भारती के हक में फैसला देने में कोई एतराज नहीं होगा। मिस्टर रविशंकर, यह साबित करने के लिए कि तुम खूनी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी हाँ है योर ऑनर। मैंने राणा को मारा क्योंकि वो मुझे जान से मारने की नियत से आया था।
मैंने अपने बचाव के लिए उस पर हाथ उठाया, मारपीट की, ये सच है योर ऑनर। लेकिन उसके बाद जब मैं अपनी बेहोश मां को अस्पताल ले गया तो मुझे पता चला कि राणा मर गया और मैं समझा कि राणा मेरे हाथों कत्ल हुआ। लेकिन मेरे पास एक गवाह है योर ऑनर, जिसने अपनी आंखों से राणा का कत्ल किसी और के हाथों होते देखा है, और उस चश्मदीद गवाह का नाम है नारायण। जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते हुए इस आदमी की दरख्वास्त है कि अदालत एक बार उस गवाह का बयान सुन ले। परमिशन ग्रांटेड। जीजा जी, केस तो उल्टा पड़ गया, अब तुमको फांसी, मुझको उम्र कैद। अपने मनहूस मुंह से अगर जलील शब्द निकाले तो चक्की में डलवा कर। चक्की तुम्हारे गांव में है जीजा जी, यहाँ नहीं है, या कानून की चक्की है, पिस के रह जाओगे। तू घर चला, बता दूं तेरे को मैं। अब क्या पता घर जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं। नमस्ते बड़े साहब, मैं ठाकुर गजेंद्र सिंह के यहाँ बरसों से उनके खास आदमी की तरह काम कर रहा था। रवि कल्पना से प्यार करता था ये जानते हुए भी गजेंद्र सिंह कल्पना की शादी जबरदस्ती अपने पागल बेटे से करवा रहा था। उस वक्त रवि वहां आ पहुंचा। रवि और राणा के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ जिसमें राणा जख्मी हुआ और हम लोग जख्मी राणा को लेकर अस्पताल जा रहे थे। मालिक, हम इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो अस्पताल की ओर नहीं जाता। मुझे मालूम है, ये रास्ता मेरी मंजिल की तरफ जाता है। जीजा जी देखिए, खून बहुत बह रहा है, छोटे ठाकुर को कुछ होना चाहे। अगर कुछ हो गया तो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। मैं समझा नहीं जीजा जी। जबान बंद, आंखें खुली रखो, सिर्फ देखते जाओ। नहीं भैया, मैं आपका चाहिए था, आपने मुझे औलाद से बढ़ के चाहा है। हाँ छोटे, मैंने तुझे औलाद से बढ़कर चाहा है, मगर गजेंद्र को अपना नाम, अपनी पदवी औलाद से ज्यादा अजीज है। अगर तू जिंदा रहेगा तो रवि जिंदा रहेगा, और रवि जिंदा रहेगा तो मेरा नाम मर जाएगा। भाई के नाम को जिंदा रखने के लिए अपनी जिंदगी की बलि चढ़ा दे छोटे, चढ़ा दे। क्या कर रहे हैं? खामोश, मर जाओ। जीजा जी, छोटे खामोश। यहाँ तुम लोगों ने कुछ देखा और न सुना है, इस लिखाई को अपने जहन के कागज से मिटा डालो। सिर्फ इतना याद रखो, अगर गजेंद्र अपने भाई का खून कर सकता है तो उस खून को छुपाने के लिए खून का सैलाब बहा सकता है। याद रखना इस बात को। तांगा से चलाओ, ते चलाओ तांगा, ते चलाओ। मिस्टर रविशंकर, यू आर अंडर अरेस्ट। मगर क्यों? तुम पर इल्जाम है कि तुम कल्पना को लगन मंडप से भगा कर लाए। बाहर जाकर तुम्हारी और राणा की तकरार हुई और तुमने उसका खून कर दिया। तुमने राणा का कत्ल किया है, उसके लिए इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। इस तरह खून बोलती हुई आंखों से मेरी तरफ घूर के क्या देख रहे हो? मेरा भी खून करने का इरादा है क्या? मेरे भाई का खून करके दिल ही भरा तुम्हारा? अरे इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए, कि मुझे भी कत्ल कर दिया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब, क्या आप इन लोगों की गवाही पर विश्वास करते हैं? इंस्पेक्टर साहब, हमारी गवाही पर विश्वास करें या न करें, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा गवाह मौजूद है जिसकी गवाही पर सारी दुनिया को विश्वास करना होगा, तुम्हारी माँ। इंस्पेक्टर साहब, पूछ लीजिए इसकी माँ से कि इसका और राणा का झगड़ा हुआ था नहीं, पूछिए। क्यों माँ जी, आपके बेटे और राणा के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ था? और क्या राणा उस लड़ाई में जख्मी हुआ था? बताइए। देखा, होठ हिलाए बगैर उन्होंने सच का इकरार कर लिया। चलो। रवि, 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 बेटा। समझिए, वो कीड़ा नारायण भागने न पाए, उसे पकड़ लो, वो गद्दारी का कछुआ से खत्म कर दो, वरना सबके लिए खतरा है। ठीक है जीजा जी। तो ये हुआ साहिब, मैंने अपनी आंखों से देखा है साहिब। हमारी आंखों के सामने गजेंद्र सिंह ने राणा को बेरहमी से मार मार कर खत्म कर दिया साहिब, और मेरे को जुबान बंद रखने का धमकी दे दिया। और मैं जो गरीब, मौत के डर से पुलिस या कचहरी तक जाने की हिम्मत न कर सका। खूब, बहुत खूब, बड़ी अच्छी बनावटी कहानी घड़कर सुनाई है तुमने। लेकिन योर ऑनर, नारायण छोटे मोटे सीन बनाकर मुलजिम रवि को बचाने के लिए कानून को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। नहीं साहब, मैं भगवान की शपथ खाके कहता है, हमने जो भी कहा वो सच कहा साहब। नहीं योर ऑनर, नारायण चंद पेट भरने के लिए भारती देवी के घर नौकर का काम करता है, इसलिए अपनी मालकिन का सुहाग बचाने के लिए वो अदालत में झूठ बोल रहा है। सीधी सी बात है योर ऑनर कि जिस जगह पे रवि ने भारती देवी से शादी की, वहां से टेलीफोन बूथ सिर्फ 150 गज के फासले पर है। फोन मिलने के बाद पुलिस को वहां पहुंचने में 15 मिनट लगे। अगर रवि चाहता तो सिर्फ 5 मिनट में शादी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था, और पुलिस के पहुंचते ही उसने भारती देवी के गले में मंगलसूत्र बांध दिया ताकि वो खुद पुलिस को अदालत के सामने गवाह बनाकर पेश कर सके, और उसमें वो कामयाब हो गया। इसलिए योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस पूरे वाकये को एक नाटक, एक ड्रामा समझा जाए, और मुद्दई रवि पर कोई रहम न करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा जाए। उसे फांसी पर लटका दिया जाए जब तक कि उसकी सांस की आखिरी डोर न टूट जाए। That's all, योर ऑनर। यह सच है कि मुलजिम रवि ने भारती देवी से शादी की,
चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। मगर डिफेंस वकील की दलीलें प्रोसिक्यूशन की दलीलों से ज्यादा मजबूत नहीं है। इसलिए रविशंकर, जिसने पहले अदालत में अपने जुर्म का इकबाल किया, बाद में इनकार किया और अपने बचाव में जो बयान, जो सबूत पेश किए, वो अदालत को ठोस नहीं बल्कि नकली और बनावटी लगे। इसलिए अदालत हुक्म देती है कि जिन पुलिस वालों के कारण भारती देवी का नुकसान हुआ, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और अदालत रविशंकर की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए उसे इसी महीने की 26 तारीख को फांसी की सजा देती है। चल, ये क्या है? तुम रो रहे हो? नहीं जीजा जी, ये तो खुशी के आंसू हैं, आपकी कामयाबी की खुशी के। हाँ, चलो। क्यों अधूरी वकील साहिबा, रहम की दरख्वास्त तो अदालत ने ठुकरा दी। ये कत्ल खून के मुकदमे अच्छे को समझ में नहीं आते, बड़े बड़े इसमें पुरानी चप्पल की तरह घर जाते हैं। तुमने क्या सोचा था कि ठाकुर गजेंद्र सिंह को शिकस्त देकर उसको 3 घाट का पानी पिला डालोगी? और हमने तुम्हारे इस मंगलसूत्र के 3 गांठों को तोड़वाने का प्रबंध करा दिया। इस मंगलसूत्र में 3 गांठ 3 दिन की खुशी के लिए नहीं बांधी जाती ठाकुर गजेंद्र सिंह, बल्कि भगवान को साक्षी मानकर 100 साल तक साथ निभाने का सबूत है ये मंगलसूत्र। और अब यही मंगलसूत्र, यही 100 साल तक साथ निभाने का सबूत तेरा मजाक उड़ा रहा है। तू विधवा बनने जा रही है, कौन जाने अब कोई दूसरा तुझसे शादी करेगा या खुद किसी की रखेल बनकर रह जाएगी। हाँ, इस जोश, इस जवानी के जज्बे को ऐसे बेकार जाया मत कर। असली तरीका मैं बताता हूँ। मैं खुद कई दिनों से सोच रहा था कि तुझ जैसी किसी खूबसूरत चीज को अपने पास रख लूं। रह जा, तेरी मांग का सिंदूर भी सलामत रहेगा। और शट अप! अगर रवि को फांसी हो भी जाएगी तो उसकी आंख बंद होने से पहले मैं तुम्हारी लाश शमशान तक पहुंचा दूंगी, याद रखना। माँ जी, चुप हो जाइए माँ जी, चुप हो जाइए। रवि, रवि मेरे बेटे। अब तक तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ बेटे, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ की छाती दूध से बाहर आती है, और जब वो उससे जुदा होता है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अगर ऐसा ना हो तो उसे माँ कौन कहेगा? तुमने कानून को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए नाटक खेला है। खुद शादी के बंधनों में बनकर मुझे मौत के बंधन से आजाद कराना चाहती थी, लेकिन तुम हार गई भारती। अगर उस दिन शादी से पहले तुमने मुझे ना रोका होता तो मैं गजेंद्र का सर काटकर उसे हराम मौत मार दिया होता। कम से कम फांसी पर चढ़ने से पहले मेरे दिल को यह सुकून तो होता कि मैं एक बेगुनाह बेकसूर फांसी पर नहीं चढ़ रहा हूं, बल्कि एक शैतान को मौत के घाट उतार कर जा रहा हूं। भारती जी, जिस दिन आपने रवि के साथ शादी की, थोड़ी देर के लिए ये खबर सुनकर मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। फिर मेरे रवि को दोबारा जिंदगी मिल रही है तो ये सोचकर उस दर्द को खुशी से भुला दिया। लेकिन अब मेरा रवि जिंदा नहीं रहेगा। इस सच्चाई को कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे? भारती, जब तुमसे मुलाकात ना हुई थी तो एक बेगुनाह बेकसूर फांसी पर लटकाया जाने वाला था, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा अपराध करके जा रहा हूं। जानती हो अपराध क्या है? आज मैं एक सुहागन का सुहाग उजाड़ कर जा रहा हूं। एक औरत जो बेगुनाह बेकसूर है, जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसकी मांग का सिंदूर मिटाकर उसे विधवा बनाकर जा रहा हूं। इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है भारती? इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? चलो। रवि भैया, दुनिया के उसूलों की गंगा उल्टी बह रही है। बेईमान मौज करते हैं और सच्चे को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। अगर तुम जैसे इंसान को फांसी हो सकती है तो दुनिया के हर इंसान को फांसी दे देनी चाहिए। रवि भैया, हमारी मानो तो यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। भाग जाओ रवि भैया, भाग जाओ। नादान बच्चों की तरह बातें मत करो। मेरे भाग जाने से मेरी सजा मनसूख नहीं हो जाएगी। कानून मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और फिर भारती की जिंदगी का क्या होगा? रवि भैया, ये जमाना शराफत का नहीं, बेईमानी का है। यहाँ देवता नरक में झोंक दिए जाते हैं और शैतान को स्वर्ग में बिठाया जाता है। पुराने जमाने में यमराज के पीछे पड़कर उसके आगे दामन फैलाकर सावित्री ने अपने पति की जान बचाई।
आज के दौर में सावित्री जैसी भारती किस किस यमराज के पीछे पड़ेगी, किस किस यमराज से तुम्हारी जान की भीख मांगेगी? अरे भगवान ने इंसान को मौत देने के लिए एक यमराज पैदा किया है, मगर यहाँ तो सभी यमराज हैं। ये दुनिया यमराजों की बस्ती है, फिर कौन रहम करेगा? जरा सोचो, कौन रहम करेगा, कौन रहम करेगा? रवि भैया सोचो, सोचो, एक बार फिर सोचो रवि भैया, कौन रहम करेगा? कौन रहम करेगा रवि भैया, कौन रहम करेगा? सोचो रवि भैया, सोचो, सोचो, एक बार फिर सोचो रवि भैया। क्या बात है रवि साहब? मैं भारती से मिलना चाहता हूँ, आखिरी बार, जरूर। क्या बात करे रवि? हाँ भारती, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, सिर्फ कानों से सुनकर फैसला करने वाली अदालत की आंखें खुलने का यही एक रास्ता है। ठीक है रवि, तुम्हारी बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैं अभी जाके एडवोकेट जनरल से बात करती हूँ। जब तक तुम मां नहीं बन जाती तब तक तुम्हारे पति को फांसी ना दी जाए, क्योंकि तुम्हारे वारिस सिर्फ तुम्हारे पिता हैं, जो अंधे और बूढ़े हैं। एक औरत जात के लिए उसके पति के बाद उसकी औलाद ही सबसे बड़ा सहारा होती है। तुम इस पॉइंट पर मुकदमा लड़ सकती हो। सर, मैं उन्हें सिर्फ इसलिए बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि वो मेरे पति हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक निर्दोष और बेगुनाह इंसान है। May God bless you. भारती बेकार की कोशिश कर रही है, प्रेसिडेंट उसे माफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रविशंकर ने इंटेंशनली जानबूझकर शादी की है। ये मालूम हो जाने पर प्रेसिडेंट मर्सी अपील कैसे मंजूर करेंगे? हो सकता है राष्ट्रपति रवि से ज्यादा भारती की जिंदगी और उसके भविष्य का ख्याल करके उस पर रहम करें। उसने रहम की दरखास्त में क्या लिखा है? यही लिखा है कि जब तक वो गर्भवती नहीं हो जाती और बच्चे को जन्म नहीं दे देती, तब तक रवि की फांसी रोक दी जाए। वाह वाह, मुबारक हो बेटी, राष्ट्रपति ने तुम्हारी रहम की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तुमने सच्चाई के जज्बे से कानून को आवाज दी और कानून ने इंसाफ की जुबान में तुम्हें जवाब दिया। लेकिन बेटी, ये जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि कानून जिसके हाथों बेइंसाफी होने जा रही थी, उस कानून की भी ये जीत है। नो नो नो, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी सुहागरात मेरे घर में मेरे सामने, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। भारती, ये फांसी रवि को नहीं मुझे दी जा रही है। ये सरकारी हुक्म नहीं, मेरा जुल्म है कि मेरे घर में फूलों की सेज पर वो खूनी मेरी मोहब्बत का लुटेरा मेरी महबूबा का साथ सुहागरात बनाए और मैं एक हुक्म के गुलाम की तरह बाहर खड़ा होकर पैरा देता रहूं। नेवा, ये कभी नहीं हो सकता। मैं जहर पीकर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मिस्टर कृपाल, इतना जोश अच्छा नहीं है। जोश नहीं, मेरे सीने में भड़कती हुई आग है कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी सुहागरात की रस्म का इंतजाम करूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम इनकार करोगे तो दूसरा ऑफिसर आ जाएगा। क्या रवि और भारती की सुहागरात मनाई जा रही है? हाँ जीजा जी, ये भारतीय लड़की बड़ी जिद्दी है, रवि को छुड़वा के रहेगी। हाँ? ये गजेंद्र सिंह जो अपनी फूंक से आसमान के सूरज को मामूली दिए की तरह बुझाने की ताकत रखता है, उस गजेंद्र सिंह को मामूली लौंडिया क्या शिकस्त देगी और क्या रवि को छुड़ाएगी? कभी नहीं छुड़ा सकती, कभी नहीं। कल्पना, क्या बात है? भारती जी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या? इतनी तकलीफें झेलकर, दुख सहकर तुमने रवि को बचाया, उसे फांसी के फंदे से निकालकर फिर घरेलू जिंदगी गुजारने वापस ले आई। लेकिन अब तुम उससे दूर क्यों रहती हो? कल्पना, अगर कोई अजनबी तुम्हारे पास अपनी अमानत रखकर जाए तो तुम क्या करोगी? उसे संभाल कर रखूंगी और जब वो आएगा उसकी अमानत वापस कर दूंगी। हाँ, मैं सिर्फ उसकी जिंदगी बचाना चाहती हूँ, जिंदगी बांटने के लिए नहीं। फिर तुमने उससे ब्याह क्यों किया? मैं कानून से लड़ रही हूँ, इसलिए मुझे ये मंगलसूत्र पहना दिया गया। मैंने 100 साल तक अपना परिवार बनाए रखने के लिए नहीं बनवाया है,
बल्कि रविशंकर को 100 साल तक जिंदगी देने के लिए बंधवाया है। ये मंगलसूत्र मैंने तुम्हारे गले में क्यों नहीं बंधवाया? ये शक तुम्हारे मन में आ सकता है। अगर मैं इस केस में हार गई तो मेरा ये कदम एक लड़की का सुहाग उजड़ने का कारण बन जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये मंगलसूत्र तुम्हारा हो। इसलिए ये तजुर्बा मैंने खुद अपने आप पर किया है। और फर्ज करो अगर मैं जीत गई तो रविशंकर को तुम्हारे पति के रूप में मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी। रविशंकर तुम्हारी अमानत है, सिर्फ तुम्हारी। मखरम, मेरे फेंके हुए टुकड़ों पे जिंदगी गुजारने वाले कुत्ते, तू अदालत में मेरे खिलाफ गवाही दे रहा था? हैं? अब चिल्ला, और जोर से चिल्ला। अदालत में जितनी जोर से बयान दे रहा था उतना जोर से चिल्ला। गजेंद्र सिंह, तेरे बाप का खटा भर गया, तू तड़प तड़प कर मरेगा। चिल्ला और चिल्ला। देखता हूं तेरे खून टपकाते हुए मुंह की फरियाद सुनकर तेरा भगवान आता है, रवि आता है, भारती आती है, या अदालत का कानून आता है। ले जा। रवि, रवि, क्या हुआ? गजेंद्र सिंह के आदमी नारायण को उठा कर ले गए हैं। पता नहीं वो उसका क्या असर करेंगे। और क्या करेंगे? उनकी पोल ना खुल जाए इसलिए वो लोग नारायण को मार डालेंगे। इस केस में सिर्फ एक ही गवाह बचा था, उसे भी वो लोग उठा कर ले गए, लेकिन उसे मैं बचाऊंगा, मैं। मगर उसे बचाने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जबरदस्त पुलिस का पहरा है, पुलिस के कुत्ते भी हैं। जिनके पास हिम्मत होती है ना भारती, वो शेर से भी लड़ जाते हैं। रवि कहाँ है? रवि बाथरूम में है। रवि! रवि! रवि!
नारायण, नारायण, कौन हो तुम? ये क्या है? कौन हो तुम? जिस बेगुनाह को आपका कानून झूठे शब्दों की बुनियाद पर फांसी पर चढ़ाना चाहता था, मैं वही रविशंकर हूं। तुमने जेल से भागकर अदालत के फैसले की तौहीन की है। नहीं, एक मिनट जज साहब, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इस गरीब नारायण ने अदालत में सच्चा बयान दिया, जिसे आपने और आपके कानून ने नहीं माना। लेकिन जिसके खिलाफ इसने बयान दिया है, उस जालिम गजेंद्र ने इसे मार मार कर इसका क्या हाल बना दिया है, एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए जज साहब, सिर्फ एक बार देख लीजिए। नारायण साहब, नारायण, रवि बाबू निर्दोष है। गजेंद्र सिंह ने अपने भाई का खून किया और मैं सच बोला तो मुझे मार मार कर मेरा रोम रोम तोड़ दिया। अब तो मेरा दम भी टूटने वाला है। मैं मर रहा हूं, इसका मुझे कोई दुख नहीं है जज साहब, लेकिन इस बेगुनाह को आपका कानून सजा दिया, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। जज साहब, इसे छोड़ दीजिए। असली कातिल गजेंद्र सिंह है, रवि बाबू निर्दोष। नारायण, सुन लिया जज साहब, उस जालिम के जुल्म का शिकार कितने इंसानों को बताया जाए। इंसान जिंदगी भर झूठ बोल सकता है, लेकिन मरते वक्त उसकी जबान से सिर्फ सच निकलता है जज साहब, सिर्फ सच निकलता है। दुनिया कहती है कानून के सिर्फ कान है, आंखें नहीं, लेकिन मैंने आपको सच्चाई दिखा दी और सुना भी दी है। अब बताइए, आपका फैसला क्या है? ये फैसला करने की जगह नहीं है मिस्टर रविशंकर, ये मेरा घर है, अदालत नहीं। किसको सजा देनी है, किसको बरी करना है, ये अदालत में फैसला किया जाएगा। लेकिन एक जज की हैसियत से मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं सर, ऐसे नहीं, इसी तरह मैं गजेंद्र को लाकर अपनी ठोकरों में डालूंगा, उसके बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। गजेंद्र का क्या करना है, इसका फैसला करना कानून का काम है। नहीं जज साहब, नहीं, वो पाप की नगरी में अपने चारों तरफ नर की आग जलाकर शैतानों की बस्ती में रहता है, वहां तक आपके कानून के हाथ कभी नहीं पहुंच सकते। उसे उस पाप की नगरी से सिर्फ मैं निकल कर ला सकता हूं। मैं पहले गजेंद्र के अत्याचार को खत्म करूंगा, उसके जुल्म की लंका को जलाकर राख कर दूंगा, फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा जज साहब। और ये मेरा वादा रहा। रुक जा रविशंकर। रात वो सुअर रवि आया था और नारायण को उठाकर अपने साथ ले गया। कौन जाने पहले भारती का पेट बढ़ता है या मेरे पापों का घड़ा भरता है। जीजा जी, अगर भारती का पेट न बढ़ा तो आपके पापों का घड़ा भर जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि उसके मां बनने तक ही तो रवि की फांसी की सजा मुलतवी की गई है। और अगर वो मां न बनी तो, उससे पहले मर गई तो रवि को फांसी हो जाएगी। अधूरी वकील साहिबा, अब देखो मैं तुम्हारे कानूनी दांवपेच का कैसे तोड़ निकालता हूं। पधार। जी मालिक। शहर जाओ और भारती को फौरन उठा लो, जाओ। बेटी, रविशंकर ने जेल से फरार होकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, अपने जुर्म को और बढ़ा दिया है। अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत पर पानी फेर गया। पिताजी, याद है आपने एक बार कहा था कि जंग के मैदान से जिंदगी का मैदान ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, याद है। मैदान जंग की हार मौत के बराबर होती है और जिंदगी की हार मौत से बदतर होती है। लेकिन इस बाप को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। बाप ने मैदान जंग में कभी हार नहीं मानी, बेटी भी जिंदगी की जंग में कभी हार नहीं मानेगी। पिताजी, आपका आशीर्वाद। भारती, भारती क्या हुआ? तुम कहाँ हो भारती? कौन है? कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे।
ठहरो, कहां से आ रहे हो? गजेंद्र की यहाँ से ना? तुम फिर उनके साथ मिलकर मेरे रवि के साथ कुछ चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? कल्पना। हाँ, राणा का खून करने में आप लोगों का हाथ था। आप ही लोगों ने मेरे रवि को फंसाकर अपराधी बना दिया। नहीं बेटी नहीं। पिताजी, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों से आंखें मिलाकर मेरे सवाल का जवाब दो। बेटी। ठीक है, अगर तुम सच सच नहीं बता दे तो फिर खामखा मैं रवि के लौटने का इंतजार क्यों कर रही हूँ? मेरा जीना, मेरी जिंदगी किस काम की? मेरा मर जाना ही अच्छा है। बेटी, बेटी, कल्पना, कल्पना दरवाजा खोल। कल्पना, बेटी, एक बार मेरी बात तो सुनो बेटी। नहीं पिताजी नहीं, तुम हमेशा गजेंद्र की डर का बहाना बनाकर मेरे विचार बदलते रहे, अपनी मौत की ढोंग का बहाना करके मुझे रोकते रहे, मगर आज मैं सचमुच मर के दिखाऊंगी। नहीं बेटी नहीं। तुम्हारे बुरे कर्मों का और रवि के साथ बुरे बर्ताव का बदला मैं चुकाऊंगी। मेरी बात तो सुन बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी। अगर तूने मेरी आंखों के सामने जान दे दी तो इस बूढ़े का कलेजा फट जाएगा। दरवाजा खोल बेटी, मैं तुझे सच्चाई बताने को तैयार हूँ। तेरा रवि बेकसूर है बेटी। राणा के खून का उससे कोई संबंध नहीं। राणा का खून गजेंद्र सिंह ने किया है। क्या? हाँ बेटी, भारती को गजेंद्र सिंह के गुंडे उठा के ले गए हैं। बेटी, बेटी आज के बाद तेरे बाप कोई बुरा काम नहीं करेगा। पिताजी, अगर मैं मर गई तो तुम आंसू बहाओगे, और अगर तुम मर गए तो मैं रोऊंगी, क्योंकि हम दोनों का बाप बेटी का रिश्ता है। लेकिन भारती, उनका न तो उनसे कोई रिश्ता है न संबंध। वो रवि की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही है। पिताजी, अगर हमें जरा सी भी इंसानियत रह गई है तो हमें फौरन जाके भारती की जान बचानी चाहिए। तू ठीक कह रही है बेटी, शायद कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भारती की जान बचाऊंगा। उस त्याग की देवी की लाज बचा के रहूंगा बेटी। तू चल मेरे साथ आ। चलिए। उस रोज कोर्ट के बाहर क्या चैलेंज दिया था? अपने पति की आखिरी सांस से पहले तो मुझे शमशान घाट पहुंचा दोगी, वरना खुद अपने हाथों अपने सुहाग का सिंदूर मिटा दोगी। कमीने, अरे अब तक तो मेरे पति को मेरे गायब होने का पता चल चुका होगा। वो यहाँ आते ही होंगे और आते ही तुझे जहन्नुम में पहुंचा देंगे। अरे यहाँ आते हुए मौत बांटने वाले यमराज को डर लगेगा तो मौत से भागा हुआ तेरा पति क्या आएगा? मैंने कदम कदम पर एटम बम जैसे खतरनाक आदमियों की दीवार खड़ी कर दी है। अगर उसने आने की कोशिश की तो ऐसे जल जाएगा कि उसकी राख भी नहीं मिलेगी। दिया जब बुझने के करीब आता है तो जोरों से फड़फड़ाने लगता है, जैसे तुम फड़फड़ा रहे हो। और समझ लो कि तुम्हारी मौत बड़ी तेजी से तुम्हारी तरफ दौड़ी चली आ रही है। ले जाओ इसे। चूंटी के भी दांत निकल आए हैं, हाथी को चबानी निकली है। गजेंद्र, कभी कभी चूंटी भी हाथी के लिए मौत बन जाती है। चल से चल। चाचा, चाचा, चाचा। क्या है कल्पना बेटी? गजेंद्र सिंह भारती जी को अगवा करके अपनी मिल में ले गया, वो उन्हें मार डालेगा। चलिए जल्दी चलिए, उन्हें बचा लीजिए। ठाकुर गजेंद्र सिंह? हाँ। ना बाबा ना, ठाकुर गजेंद्र सिंह से टकरा कर कोई मरना है क्या? आजा बेटी जा, अगर तुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो मैं गरीब खामोखा मारा जाऊंगा। जा, जा बेटी, जा, जा। गोविंद मामा, क्या है कल्पना बेटी? वो लोग भारती जी को उठा कर ले गए, वो उन्हें जान से मार डालेंगे। कौन लोग बेटी? गजेंद्र सिंह और उसके आदमी। चलिए जल्दी चलिए। गजेंद्र सिंह? अरे बाप रे बाप। क्या हुआ जी? चलो बेटी, अरे अंदर चलो, अंदर चलो। गोविंद मामा, गोविंद मामा। दीपक भैया जल्दी चलिए। क्या हुआ कल्पना? गजेंद्र सिंह भारती जी को जान से मार देगा, भगवान के लिए उनकी जान बचा लीजिए। गजेंद्र सिंह? नहीं, चलो चलो चलो। दीपक भैया।
छोड़ दो इसे। मैं इसे जान से मार डालूंगा। गैर कानूनी बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो इसे। क्या गैर कानूनी बात है? ये शैतान वर्षों से लोगों की इज्जत से, जिंदगी से, लड़कियों की आसमा से खेलता रहा, सिर्फ अपनी दौलत और खरीदी हुई ताकत के बल पर। वो गैर कानूनी नहीं है। मुझ बेगुनाह को फांसी की सजा दिलवाना था। क्या वो गैर कानूनी नहीं है? मिस्टर रवि, कानून तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा और इसे ऐसी सजा मिलेगी जिसे दुनिया याद रखेगी। देखो मैं गोली मार दूंगा। गजेंद्र नहीं, ठाकुर गजेंद्र सिंह कहो। ये मेरी जमीन है, मेरी सल्तनत और मैं यहाँ का राजा हूँ। और ये सब मेरे गुलाम हैं। इनकी जिंदगी, इनकी मौत, इनकी इज्जत मेरे पैरों के नीचे, मेरे चप्पल के नीचे मसलने के लिए बनी है। और तू मेरे खिलाफ बगावत करता है? अरे तेरा बाप मेरी एक धमकी से मर गया था और तू मुझसे टकरा के बचेगा? इस जज का कानून तुझको जिंदा छोड़ सकता है, मगर ठाकुर गजेंद्र सिंह का कानून तुझे सजाए मौत देता है, अभी और इसी वक्त। रवि, मुबारक हो भारती जी, तुम्हारा तजुर्बा कामयाब रहा। रवि,